हेलो स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक के बारे में। देखेंगे कि सक्रियता क्या होती है, किसके लिए इसे परिभाषित किया जाता है और इसके क्या क्या वैल्यू होती हैं। देखते हैं सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक। इस सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक को परिभाषित किया जाता है वैद्युत अपघट्यों के लिए। तो एक बार हम इनको समझते हैं कि क्या होते हैं। जब ठोस विलेय, देखो कोई भी ठोस विलेय है, जब ठोस विलेय को द्रव विलायक में डाला जाता है, किसमें, जब ठोस विलेय को द्रव विलायक में डाला जाता है तो उससे विलयन बनता है। और ये विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं वैद्युत अनपघट्य विलयन और दूसरे होते हैं वैद्युत अपघट्य विलयन। अब वैद्युत अपघट्य कौन से होंगे और वैद्युत अनपघट्य कौन से होंगे, उनको हमें देखना है। तो देखते हैं, जब ठोस विलेय को द्रव विलायक में घोला जाता है तो निम्न दो प्रकार के विलयन प्राप्त होते हैं। सबसे पहला है वैद्युत अनपघट्य विलयन। नाम से बुझते हैं वैद्युत अनपघट्य, यानी कि इसमें अपघटन नहीं होगा, पदार्थ का अपघटन या आयनन नहीं होगा। देखते हैं क्या लिखा है। ये वो विलयन होते हैं, क्या, ये वो विलयन होते हैं जिनमें ठोस विलेय का द्रव विलायक में आयनन नहीं होता या फिर हम कहें वियोजन नहीं होता। ये ठोस अपनी आणविक अवस्था में उपस्थित होते हैं। देखते हैं कि ये वे विलयन होते हैं जिनमें ठोस विलेय द्रव विलायक में आणविक अवस्था में रहते हैं तथा विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि इनमें विद्युत चालकता के लिए आयन उपस्थित नहीं होते हैं। आयन उपस्थित क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये अपनी आणविक अवस्था में उपस्थित होते हैं और किसमें वियोजित नहीं होते, ये आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। तो जब आयन ही नहीं है तो विद्युत का चालन कौन करेगा, विद्युत का चालन तो आयन करते हैं, तो विद्युत का चालन नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के विलयन क्या कहलाएंगे, इस प्रकार के विलयन विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। अब देखते हैं दूसरे होते हैं विद्युत अपघट्य विलयन। अब विद्युत अपघट्य विलयन कौन से होंगे, विद्युत अपघट्य विलयन वे होते हैं जिनमें हम ठोस विलेय को जब द्रव विलायक में डालते हैं तो ठोस विलेय अपनी आणविक अवस्था से आयनों में वियोजित हो जाता है, यानी कि उसकी जो आणविक अवस्था थी वो अवस्था न रहकर वो आयनों में वियोजित हो जाता है। तो उससे दो प्रकार के चार्ज मिलते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित, और ये चार्ज विद्युत का परिवहन करते हैं या फिर हम कहें ये आयन विद्युत का परिवहन करते हैं। तो इसलिए इनको हम विद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। देखिए विद्युत अपघट्य विलयन, ये वे विलयन होते हैं जिनमें ठोस विलेय द्रव विलायक में वियोजित या आयनित होकर आयन बनाते हैं और ये विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन क्यों हुआ, क्योंकि इसमें आयनों का निर्माण हुआ और आयन क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। अतः ऐसे ठोस पदार्थ, कौन, हम बात कर रहे हैं विलेयों की, अतः ऐसे ठोस पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं, यानी कि ये ठोस पदार्थ ऐसे ठोस पदार्थ की बात कर रहे हैं जो द्रव विलायक में घुले जाने पर आयनों में वियोजित हो जाते हैं। क्या होते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं और विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। तो इनको विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः ऐसे ठोस पदार्थ जो विद्युत का चालन करते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। आयनन की मात्रा के आधार पर वैद्युत अपघट्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, वैद्युत अपघट्य पदार्थों की बात कर रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, आयनन की मात्रा के आधार पर। आयनन शब्द आया है, आयनन या वियोजन शब्द का मतलब है कि जैसे NaCl, ये इसकी आणविक अवस्था है, क्या है, आणविक अवस्था है। यदि इसको हम किसी द्रव विलायक में डालें और ये सोडियम प्लस और Cl माइनस में टूट जाए तो हम कहें कि इसका आयनन हो गया। अब इसका आयनन कितना हुआ, उसकी मात्रा के आधार पर, मान लीजिए यहाँ पर 10 NaCl थे और हमने इसे किसी विलायक में डाला, द्रव विलायक में, और हम देखते हैं कि 5 NaCl वियोजित होते, तो ये क्या हुआ, इसके आयनन की मात्रा हुई, इसके वियोजन की मात्रा हुई। तो इस मात्रा के आधार पर
यदि 10 आयन वियोजित हो जाते हैं तो पूर्ण आयन होगा, यदि 5 हुआ तो पूर्ण नहीं हुआ। तो इस आधार पर आयन की मात्रा के आधार पर वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य। अब देखते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं और प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन होते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्य वे होते हैं जिनमें आयन की मात्रा बहुत कम होती है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, इनमें आयन की मात्रा बहुत कम होती है, अर्थात ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते। मान लीजिए किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के 100 अणु हैं, तो इनमें से यदि 10 अणु वियोजित होते हैं आयनों में, तो क्या कहेंगे हम कि ये पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हुआ है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य बोलेंगे। अगला देखते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, इनमें आयन की मात्रा अधिक होती है, अर्थात ये पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 अणु थे और 100 की 100 अणु आयनों में वियोजित हो गए, तो क्या कहेंगे कि यह जो अपघट्य है वह पूर्ण रूप से वियोजित हो गया आयनों में, तो इसलिए हम इसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कह देंगे। अब जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनके बारे में फिर से पढ़ते हैं और आगे क्या होता है इनमें। तो देखते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य और आगे क्या बताया गया है। जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं वे पूर्णतः आयनित तो प्रत्येक अवस्था में हो जाते हैं, यानी कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं वो आयनित होंगे। और किस प्रकार से आयनित होंगे, किसी भी विलायक में डालने पर, किसी भी ठोस विलायक में डालने पर वे पूर्णतः आयनित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, परंतु समस्त आयन अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण स्वतंत्र अवस्था में विचरण करने में तथा विद्युत धारा के परिवहन में असमर्थ होते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर कोई भी मान लीजिए धनायन है, क्या है ये धनायन है, तो इसके चारों ओर क्या पाए जा रहे हैं, ऋणायन पाए जा रहे हैं। तो होगा क्या कि इस प्रकार से कुछ धनायन क्या होगा, कुछ धनायन व ऋणायन के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सभी धनायन थे वो विद्युत धारा का परिवहन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से अंतराण्विक आकर्षण बलों के कारण सभी जो ऋणायन हैं वो विद्युत धारा का परिवहन नहीं कर पाएंगे। हमने क्या कहा था कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं उन्हें किसी द्रव विलायक में विलय करने पर वो पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाते हैं। यानी कि हमने क्या कहा कि जो ठोस था वह पूर्ण आयनों में वियोजित हो गया, यानी कि जितने भी अणु थे उसके सभी आयनों में वियोजित हो गए और उसने सभी आयनों का निर्माण कर दिया। मान लीजिए 100 अणु थे तो उसने 100 आयन्स का निर्माण कर दिया, जिनमें से 100 प्लस चार्ज थे और 100 ही माइनस चार्ज थे। लेकिन हुआ क्या, अंतराण्विक आकर्षण बल या फिर कुछ और लगा लीजिए, किन्हीं भी कारणों से इनमें से 90 धनायन और 90 ऋणायन ही स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं और विद्युत धारा का परिवहन करते हैं। क्या करेंगे, ये 90 ही क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा का परिवहन कर रहे हैं। तो हम यदि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यदि हम एक केमिस्ट्री की दृष्टि से देखें तो हमें क्या चाहिए, हमें तो हमारा काम चाहिए और हमारे काम के आयन कितने हैं, हमें काम तो ये 90 से ही प्राप्त हो रहा है। हमारा जो काम है वो तो 90 से चल रहा है, हमें क्या पता कि 100 आयन वियोजित हुए हैं।
तो जो 90 आयन है वो क्या कर रहे हैं, वो धारा का परिवहन कर रहे हैं, और हमें तो धारा का परिवहन करवाना है। तो जो आयन धारा का परिवहन करवा रहे हैं तो हमारे लिए तो वो सक्रिय आयन वही होंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, हम सक्रिय आयन बोलेंगे। तो इसी टर्मिनोलॉजी को इसमें समझे हम, तो देख के समझेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतया आयनित तो प्रत्येक अवस्था में हो जाते हैं, प्रत्येक अवस्था में पूर्णतया आयनित हुए, परंतु ये समस्त आयन अंतराण्विक आकर्षण के बल के कारण स्वतंत्र अवस्था में विचरण करने तथा विद्युत धारा के परिवहन में असमर्थ होते हैं। यानी कि इनमें से 10 विद्युत धारा का परिवहन नहीं करते हैं। अतः आयनों के उस अंश को सक्रिय अंश कहेंगे जो स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं तथा विद्युत धारा के परिवहन में समर्थ होते हैं। हम इसको सक्रिय अंश कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये विद्युत धारा का परिवहन करवा रहे हैं और हमें आवश्यकता क्या है, विद्युत धारा के परिवहन की है, तो हम इसे कहेंगे सक्रिय अंश, जो विद्युत धारा का परिवहन करवाता है और जो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। अतः इस प्रकार के विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रभावी सांद्रता उसकी वास्तविक सांद्रता से कम होगी। हमने प्रभावी सांद्रता क्यों कहा? क्योंकि हमारे काम की सांद्रता तो वही है जिससे कि हमें विद्युत धारा प्राप्त हो रही है, विद्युत धारा का परिवहन हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, प्रभावी सांद्रता। यानी कि हमने मान लीजिए 100 अणु लिए थे, उनमें से 90 अणु ही काम आ रहे हैं, 90 अणु ही सक्रिय हैं, सक्रिय रूप से धारा का परिवहन कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी प्रभावी सांद्रता हो गई 90। जबकि 100 क्या है इसकी वास्तविक सांद्रता। वास्तविक सांद्रता तो 100 है लेकिन प्रभावी सांद्रता 90 है। 90 क्यों है? क्योंकि हमारे काम की सिर्फ 90 ही है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य के विलयन की जो प्रभावी सांद्रता है वो वास्तविक सांद्रता से कम होती है। क्या होती है? वास्तविक सांद्रता से कम होती है। और जो लुईस थे, उस लुईस नाम के वैज्ञानिक ने प्रभावी सांद्रता के लिए सक्रियता पद का काम में लिया, यानी कि सक्रियता शब्द को दिया किसके लिए? प्रभावी सांद्रता के लिए। इस सांद्रता के लिए इन्होंने एक शब्द दिया और वो शब्द कौन सा था? सक्रियता। यानी कि इन्होंने सांद्रता, प्रभावी सांद्रता को सक्रियता के नाम से बताया था। अर्थात सांद्रता को बताने वाला पद ही सक्रियता कहलाता है। हम लिख सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य प्रबल विद्युत अपघट्यों की प्रभावी सांद्रता को व्यक्त करने हेतु सक्रियता पद का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया है? सक्रियता पद का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि सक्रियता क्या होती है। अब हम कहें कि किसी आयन की सांद्रता और सक्रियता को निम्न संबंध से व्यक्त किया जाता है। अब ये संबंध क्या होता है देखते हैं। यहां पर ए क्या है? सक्रियता है, एक्टिविटी है। ए क्या है? सक्रियता। सक्रियता यानी कि एक्टिविटी। गामा क्या है?
गामा सक्रियता गुणांक है और सी क्या है, आयन की मोलर सांद्रता है। क्या है, आयन की मोलर सांद्रता है। तो हम देखते हैं कि ये क्या हुआ, ये हुई हमारी सक्रियता एक्टिविटी ए, और ए बराबर क्या होगा, गामा इंटू सी। गामा क्या है, गामा सक्रियता गुणांक है, और सी क्या है, आयन की मोलर सांद्रता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या, एक्टिविटी बराबर में सक्रियता गुणांक गामा इंटू सी। अब आगे देखते हैं कि यदि हम इसको सक्रियता गुणांक को परिभाषित करना चाहें तो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। सक्रियता गुणांक को परिभाषित करना चाहें तो हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, देखिए हम यदि इसको आगे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, गामा बराबर ए बाई सी। गामा बराबर ए बाई सी, यानी कि एक्टिविटी अपॉन मोलर सांद्रता। क्या लिख दिया हमने, एक्टिविटी अपॉन मोलर सांद्रता लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि सक्रियता गुणांक क्या है, सक्रियता गुणांक सक्रियता एवं वास्तविक सांद्रता के अनुपात है। हम कह सकते हैं कि सक्रियता गुणांक सक्रियता व सांद्रता का अनुपात होता है। अनुपात होता है। अब जो वैद्युत अपघट्य होते हैं वो किस में वियोजित होंगे, वो आयनों में वियोजित होते हैं। तो यदि हम धनायन के लिए एक्टिविटी लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे, ए प्लस एक्टिविटी किसके लिए होगी, धनायन के लिए होगी, इसे लिखेंगे ए प्लस गामा प्लस, और सी इसकी सांद्रता होगी। ये किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगी एक्टिविटी धनायन के लिए। इसी प्रकार से ऋणायन लिखेंगे थे के लिए लिखेंगे ए माइनस गामा माइनस और इसकी सांद्रता सी माइनस। तो ये एक्टिविटी किसके लिए हो जाएंगी, धनायन व ऋणायन के लिए एक्टिविटी हो जाएंगी। अब इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।